कुछ तो बोल। I प्लस ई माइनस ए। अगर बातें थोड़ी याद दिलाऊं तो कहानी कुछ ऐसा था, एक प्रिज्म था जिसका एपेक्स एंगल ए था, कोई रे इंटर करता था नॉर्मल से आई एंगल बनाता हुआ, वहाँ से रिफ्रैक्ट होता था एक बार, फिर दूसरी बार, फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाता था। यहाँ पे नॉर्मल अगर ये है, इस वाले एंगल को R1 बोला था, इस वाले एंगल को R2 बोला था, और एंगल ऑफ इमरजेंस E था। याद आ रहा है? तो जो टोटल डेविएशन जो हुआ था रे के पाथ में, डेल्टा नेट कितना निकल के आया था? I प्लस ई माइनस ए। एक तो ये एक्सप्रेशन, और दूसरा एक और चीज बताया था आपको, ए का वैल्यू किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 के। और इस पे हमने कुछ सवाल भी किए थे, सबको याद है ये सब बातें? इसमें एक जो खास चीज बताया था कि I और E को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बताया था। अगर रे I पे इंटर कर रहा है तो E पे निकल रहा है, अगर E पे इंटर करा दूं तो I पे निकलना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स I एंड E कैन बी इंटरचेंज्ड। तो इसी का यूज करते हुए डेल्टा और I के बीच में एक ग्राफ बनाया गया, किसी ने बनाया होगा एक्सपेरिमेंटली, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड I, डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच में जो ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला। इधर है I, इधर है डेल्टा। क्या होता है शुरू में, I का वैल्यू जब बहुत कम होता है तो डेविएशन बहुत ज्यादा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, उसके हिसाब से बनाया गया। जब I का वैल्यू बहुत कम होता है ना तो डेविएशन बहुत ज्यादा मिलता है। I का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो डेविएशन का वैल्यू धीरे धीरे घटने लगता है, डेल्टा का वैल्यू। एक टाइम ऐसा आता है जब I और E बराबर हो जाता है, उस टाइम पे डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, और उसके बाद जब I फर्दर इंक्रीज होता है तो डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि इसका ग्राफ जो कुछ मिला लोगों को, कुछ ऐसा ग्राफ मिला, ऐसा कुछ। और ये वो पॉइंट था जहां पे I इक्वल टू E था। ये था आपका डेल्टा मैक्स। देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। अभी अगर इस कहानी को अगर ध्यान से देखो, सोचो अगर, तो सबसे पहले यहां से यहां I 0 है। I का वैल्यू जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि 0 से जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, डेल्टा का वैल्यू शुरू में बहुत ज्यादा था, बहुत मैक्सिमम था, ठीक है, I के बहुत मिनिमम वैल्यू के लिए। जैसे जैसे I बढ़ना शुरू किया, डेल्टा का वैल्यू घटना शुरू हुआ, घटते 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 जब एक टाइम ऐसा आया I का वैल्यू E के बराबर हो गया। दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। इसके बारे में थोड़ा और बातें बताऊंगा। दिस इज डेल्टा मिनिमम, दिस इज डेल्टा मैक्सिमम। तो वो कंडीशन अचीव हुआ जहां पे डेविएशन सबसे मिनिमम हो गया, और वो कंडीशन था I इक्वल टू E का, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो गया। इसके बाद फर्दर जब I का वैल्यू बढ़ाया गया तो वापस से डेविएशन बढ़ना शुरू हुआ और पहुंच गया अपने पिक तक। मजे वाली बात क्या है, हम जानते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट उठा लो, अगर इसको छोड़ दो, इस पॉइंट पे I इक्वल टू E है, इसके अलावा अगर हम कोई भी डेविएशन उठाते हैं, कोई भी डेविएशन डेल्टा, तो हर डेविएशन के लिए एक I होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक E होगा। सही बात बोल रहा हूं? इसके लिए एक I होगा और इसी के लिए एक E होगा, इस डेविएशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं I और E को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर I इस डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो E इमरजेंस होगा, और अगर E एंगल ऑफ, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, E एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो I एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। यानी कि हर डेविएशन के लिए आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक I एक E। ठीक है बात? अगली बात, इसके बाद क्या हम देख रहे हैं, डेविएशन बढ़ता जा रहा है। I का वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगा तो डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगा, और हम जानते हैं I का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है। इस डायग्राम में देखो, I का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम 90 हो सकता है। तो दिस इज मैक्सिमम I मैक्स, एंड दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री। I का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो हमको डेविएशन एक बार फिर मैक्सिमम मिल जाएगा। यानी कि मैक्सिमम डेविएशन भी दो बार मिलता है। एक जब I का वैल्यू बहुत छोटा, वो क्या होता है पता नहीं, बहुत स्मॉल होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग E का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। जब इस वाले पॉइंट की हम बात करेंगे, यहां पे जो I है उसके लिए E का वैल्यू 90 डिग्री आएगा, और जब I का वैल्यू 90 लेंगे तो E का वैल्यू यहां पे बहुत छोटा आ जाएगा, और उस पॉइंट पे हमको डेल्टा मैक्स मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्राफ की, ये ग्राफ देख के तुमको लग रहा है पैराबोला है, ऐसा फील आ रहा है क्या? दिस इज नॉट अ पैराबोला। लेफ्ट साइड थोड़ा कम टिल्टेड है, राइट साइड थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है। देखो मैंने जानबूझ के ग्राफ ऐसा ही बनाया है। इस ग्राफ को अगर फील किया जाए बच्चों, अगर मैं इसको x1 बोल दूं इसको, और अगर इसको x2 बोल दूं,
तो ये बात तय है कि x1 का वैल्यू जो है वो x2 से बड़ा आएगा, यानी कि ग्राफ राइट साइड पे ज्यादा टिल्टेड है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? ग्राफ पैराबोला नहीं है, ग्राफ राइट साइड में इधर इधर कम टिल्टेड है, इधर ज्यादा टिल्टेड है ग्राफ। तो इसके बारे में कुछ बातें लिखाऊंगा, पहले इसको बनाओ। हो गया? देखो नीचे नोट डाल के देखो, देखो when I is very small, when I is very small, then deviation is maximum. When I is very small, then deviation is maximum. Deviation is maximum. Full stop. As I increases, as I increases, वही तो बोल रहा हूं, as I increases, as I increases, deviation decreases. As I increases, deviation decreases, and it is minimum at I equal to E. As I increases, deviation decreases, and it is minimum when I equal to E. When I equal to E. हो गया? When further value of I increases, then deviation again increases. Further, if value of I increases, further when value of I increases, deviation increases, deviation increases, and it is maximum when I is maximum. And it is maximum when I is maximum. ब्रैकेट में लिख लेना I max इक्वल टू 90 डिग्री. Further, when value of I increases, deviation increases, and it is maximum when I equal to, when I is maximum, ब्रैकेट में I max इक्वल टू 90 डिग्री. हो गया? सेकेंड पॉइंट में लिखो, ये पहला पॉइंट था नोट का, सेकेंड पॉइंट में लिखो, फॉर एवरी डेल्टा, फॉर एवरी डेल्टा, for every delta there is two values of I. For every delta there is two values of I. ब्रैकेट में लिख लेना, one is I, other is E. For every delta there are two values of I. ब्रैकेट में लिख लेना, one is I, other is E.
हो गया। फॉर एवरी डेल्टा देयर आर टू वैल्यूज ऑफ आई, ब्रैकेट में वन इज आई अदर इज ई। कोई भी आई हो सकता है, कोई भी ई हो सकता है। हो गया। एक और पॉइंट लिख लो, ग्राफ इज नॉट पैराबोला। ये ऑप्शन में देके पूछ देता है, ग्राफ इज नॉट पैराबोला, इट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स राइट, इट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स राइट। ग्राफ इज नॉट पैराबोला, it is tilted more towards right, tilted more towards right। लिख लिए। अब इस ग्राफ पे पूछता है सवाल, बड़ा प्यारा सवाल बनाता है, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। हाँ, क्या सेकंड पॉइंट बचे, क्या था सेकंड पॉइंट? हाँ हाँ, ये देखो ना, ये इस डेविएशन के लिए देखो दो वैल्यू मिलेगा आई का, एक ये एक ये भी आई हो सकता है, ये भी आई हो सकता है। अगर ये आई होगा तो ये ई होगा, ई होगा तो ये आई होगा। इस डेल्टा के लिए भी देखो, हर डेल्टा के लिए दो आई का वैल्यू मिलेगा, देख रहे हो, जिसमें से एक आई होगा एक ई होगा। अच्छा जी, अब इस पे सवाल कैसा पूछता है भाई, देखना, बड़ा प्यारा प्यारा सवाल पूछा हुआ है। मैं एक दो सवाल लिखता हूं, तुमसे आंसर पूछता हूं मैं, देखें बना पाते हो या नहीं। उसने कुछ ऐसा बनाया कि एक प्रिज्म है, एक लाइट रे इंटर कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 37 डिग्री, अंदर कुछ रिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन हुआ और एंगल ऑफ इमरजेंस दे दिया 53 डिग्री ऐसा। तो जब बोला कि व्हेन आई इक्वल टू 50 डिग्री होगा तो ई का वैल्यू क्या होगा, और उसने ऑप्शन दे दिया 40 डिग्री, 38 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री। ये सवाल था, दिमाग लगाओ जरा। उसने बोला कि जब आई 37 डिग्री है, जब आई का वैल्यू 37 डिग्री है तो ई का वैल्यू 53 डिग्री है। तो जब आई का वैल्यू 50 डिग्री होगा तो ई कितना होना चाहिए। ये ग्राफ बड़े काम का है बच्चों, बड़े काम का मतलब बड़े काम का। देखो इधर ऐसा कुछ ग्राफ है, उसने बोला कि जब आई का वैल्यू 37 डिग्री है, 37 डिग्री, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जानते हैं कि यहां ई मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और ई कितना आना चाहिए, 53 डिग्री। ध्यान से देखना ग्राफ को। तो अब उसने बोला कि जब आई का वैल्यू, सॉरी आई का वैल्यू कितना था 37 पे 53, हाँ सही है। तो अब उसने जब बोला कि आई का वैल्यू 37 डिग्री होगा, क्या कर रहा हूं मैं उल्टा पुल्टा, 37 पे 53 ना, 37 पे 53, हाँ। तो जब आई का वैल्यू 50 डिग्री होगा, अच्छा आई का वैल्यू 50, क्या लग रहा है इसके कहीं आसपास होगा 50 डिग्री। अगर यहां पे ले लेता हूं मैं 50 डिग्री, तो तुमको कुछ नहीं बताना है, तुमको बताना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाला वैल्यू होगा वो कितना होगा। दिस इज योर क्वेश्चन। कोई भी आई हो सकता है, कोई भी ई हो सकता है, फिर से बोल रहा हूं, ये भी आई हो सकता है, ये भी ई हो सकता है। तो उसने बोला कि 37 के कॉरस्पॉन्डिंग 53 मिला, तो बताओ 50 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिलेगा। ऑप्शन सामने है, कितना, 40, 41। देखो इधर, देखो इधर, देखो सबसे पहले ये बताओ, ये गैप कितने का है, ये गैप कितने का है, 53 से 50 आ रहा है, तो ये 3 का गैप है। तो ये वाला जो गैप होगा, ये वाला, ये 3 से कम होगा, 3 से कम, तो ये 37 है बच्चों। तो इसका वैल्यू जो होगा, ये गैप 3 से कम होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है,
40 हो सकता है क्या? ये 3 है तो ये 3 से कम होगा, लेस देन 3। तो सोचो ना ये वैल्यू कितना हो सकता है? 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40 हो सकता है क्या? 40 या 40 से बड़ा हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन में देखो तो कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन वैसा ही मिलेगा तुमको। देखो 40 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया और एक ही सही मिला तुमको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या? हाँ 39 रहता तब कंफ्यूजन तो दोनों आंसर हो जाता फिर, लेकिन ऑप्शन ऐसा सजा के देगा कि एक ही करेक्ट होगा हमेशा। कोई बात नहीं, अगला ट्राई करो, एक और मौका लो। जी मेन का है। उसने बोला कि डेल्टा मिनिमम इज obtained at I equal to 32 degree for any delta I equal to 25 डिग्री। तो E का वैल्यू क्या होगा? चलो देखिए बता पाते हो या नहीं। ऑप्शन दे देता हूं, मजा नहीं आएगा वरना। 39 डिग्री, 38 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री। चलो गलती मत करना भाई। डेल्टा मिनिमम इज ऑब्टेन्ड, डेल्टा मिनिमम मतलब ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है जहां आई और ई बराबर होता है। आई इक्वल टू 32 डिग्री दिया है, तो बोल रहा है कि जब आई 25 होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ई कितना मिलेगा? बोलते नहीं। फोर्टी पक्का? इस बार गलती नहीं होना चाहिए, देखते हैं। ये बच्चे दिया हुआ है इस बार। I इक्वल टू E इक्वल टू 32 डिग्री, दिस इज डेल्टा मिनिमम कंडीशन। अब उसने बोला कि जब I का वैल्यू 25 होगा तो 25 इसके लेफ्ट में कहीं होगा बच्चों, हमें क्या पता कहां होगा, यहां कहीं मान लेते हैं 25 डिग्री। तो आपको बताना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वैल्यू ये कितना होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? यहां से देख लो, ये गैप इससे ज्यादा होगा। ये गैप कितने का है? सॉरी ये गैप कितने का है? 25 से 32 जा रहा है, 7 का गैप है, तो ये तो 7 से बड़ा आना चाहिए। तो 32 में 7 से ज्यादा, ये तो पक्का है कि 39 से ज्यादा आएगा। तो 39 से ज्यादा देखो एक ही ऑप्शन है। सबको समझ में आ रहा है? चलो एक और पूछता हूं, इस बार सबका आंसर आ जाना चाहिए, अगर समझ में आया होगा तो। बोल रहा है कि डेल्टा मिनिमम एट आई इक्वल टू 30 डिग्री इफ आई इक्वल टू 22 डिग्री देन ई बताइए क्या होगा। ऑप्शन ले लो, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री। क्या 39 होगा? करके देख लो। देख लिया समझ? चलिए तो ये सवाल तो आप कर पाओगे। ये सवाल पूछा हुआ है बच्चों, 2-3 बार पूछा हुआ है, कहीं भी आ सकता है। मेडिकल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है। तो ये है बच्चों मिनिमम कंडीशन 30 डिग्री, और आपसे बोला 22 डिग्री पे, तो 22 इधर कहीं होगा, 22 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट बताने का।
हम जानते हैं कि ये गैप जो है वो 8 का दिख रहा है, तो ये गैप 8 से ज्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन 8। तो 38 से ज्यादा आना चाहिए ये पॉइंट, और 38 से बड़ा ऑप्शन एक ही है, सो 39 डिग्री इज द आंसर। क्लियर? चलो डेल्टा मिनिमम वाला कंडीशन देख लें एक बार, इसको नोट करो। तो दोनों हो जाता है आंसर बच्चे लेकिन ऐसा देता नहीं है कभी भी, टेंशन मत लो। मल्टीपल चॉइस आया जेडबल एडवांस में तो अलग बात है, पूछ दिया तो मे भी पॉसिबल है दोनों आंसर हो जाए। आ जाओ डेल्टा मिनिमम वाले कंडीशन पे, मिटा दूं, ये हो गया सबका। अब डेल्टा मिनिमम क्या है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेल्टा मिनिमम कब ऑब्जर्व हुआ, जब आई का वैल्यू ई के बराबर हो गया था, यानी कि सिस्टम कंप्लीटली सिमेट्रिकल बन गया। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एक लाइन लिखो इसमें सबसे पहले। मिनिमम डेविएशन में डेल्टा मिनिमम विल बी ऑब्जर्व्ड, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपेरिमेंटली, डेल्टा मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड ब्रैकेट में एक्सपेरिमेंटली when path of the light is symmetrical through the prism, when path of the light is symmetrical through the prism, when path of the light is symmetrical through the prism। symmetrical कहने का मतलब है, मान लो कि ये एंगल ए था, तो सिमेट्रिकल कहने का मतलब ये था कि अगर लाइट रे एंटर किया आई पे, तो किसी ने बाहर से अगर देखा तो ये जब ऐसे बाहर निकला तो ये एंगल बिल्कुल आई के बराबर आ गया, यानी कि ये जो एंगल ई था बिल्कुल, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो मिरर इमेज बन गया। ऐसे सोचो, इधर वाला पार्ट सिमेट्रिकल हो गया एक दूसरे का, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कंडीशन। और इस कंडीशन में हुआ क्या था, इस कंडीशन में हुआ दो चीज। पहला चीज हुआ कि आई और ई बराबर आया, पहला चीज, और दूसरा चीज हुआ ये जो R1 था और ये जो R2 था ये दोनों भी बराबर आया, R1 इक्वल टू R2। और हम जानते हैं कि A का वैल्यू जो होता था वो R1 प्लस R2 के बराबर होता था, और अगर R1 R2 बराबर हो जाए तो क्या मैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2 लिख सकता हूं? हाँ जी, अगर R1 R2 बराबर हो जाए तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2, fx एंगल का आधा। तो ये कंडीशन था डेल्टा मिनिमम का। अब आ जाओ कहानी पे, लगाते हैं स्नेल्स लॉ, और कुछ नहीं लगाते, क्या ही लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ ही तो लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ से हम R1 R2 इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, डेल्टा सबसे पहले डेल्टा क्या था, तो डेल्टा मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, हमने पढ़ा था डेल्टा होता है I प्लस E माइनस A, यही होता था। हाँ, तो E को I के बराबर रख दो, तो डेल्टा मिनिमम का जो वैल्यू आ जाता I प्लस I माइनस A, यानी कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A। क्वेश्चन नंबर 1, या फिर एक काम करो, यहां से I का वैल्यू निकाल लो, यहां से I का वैल्यू निकाल लो तो आपको मिलता डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लगाते हैं यहां पे स्नेल्स लॉ बच्चों, फर्स्ट सरफेस पे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये लॉ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। मान लो कि इसका n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, सो स्नेल्स लॉ से मैं क्या लिखूंगा, बाहर अगर एयर है तो 1 इंटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू n इंटू साइन R1, सही बात, अरे बोलो सही बात। तो यहां से हमको मिल जाता है साइन आई का वैल्यू हमने निकाला है डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n, इसको NP लिख दो तो ज्यादा अच्छा, n प्रिज्म NP इंटू साइन ऑफ R1 का वैल्यू बच्चों A/2 है,
डेल्टा मिनिमम के लिए, R1 का वैल्यू a/2 रख दिया। तो यहां से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकल के आ जाएगा। इसको अगर इधर भेज दूं तो साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इस पे भी सवाल कभी कभी दिख जाता है गलती से, बहुत ज्यादा नहीं दिखता है लेकिन दिख सकता है। चलिए नोट कीजिए पहले इसको। साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a/2। ये तब है जब बाहर का मीडियम एयर है। ये कहानी तब चल रही है जब प्रिज्म के बाहर एयर है हर जगह, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अगर बाहर कोई सराउंडिंग होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा तो NP डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो यहां पे एक और फॉर्मूला बनेगा बच्चों, NP डिवाइडेड बाई NS इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा। अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहो तो डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, जिसमें NS जो है NS दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। दिस इज जनरल फॉर्मूला बेसिकली। अगर सराउंडिंग में एयर हुआ तो NS का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर कुछ और मीडियम डाल दिया तो बढ़िया है। NP बाई NS इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन a/2। अब बेसिकली हम जितनी भी बातें करते हैं ना वो थिन प्रिज्म के लिए बातें करते हैं। पतला प्रिज्म, बहुत पतले पतले प्रिज्म यूज करते हैं। थिन प्रिज्म कहने का मतलब जिसका a एंगल जो होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, उसका वैल्यू बहुत छोटा हो। बहुत छोटा मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, मैक्सिमम 10 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम। तो जब थिन प्रिज्म का कहानी आता है तो क्या होता है? इसको लिख लिया तो बताओ। हो गया? तो अगर ऐसा हो गया तो फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म मतलब याद रहे 0 से 10 डिग्री एंगल होना चाहिए उसका, ए का वैल्यू मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो हम जानते हैं साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है बच्चों, बोलो। ऐसा लिखते हैं, एंगल बहुत छोटा हो तो लिख देते हैं ना। तो वो जो फॉर्मूला तुमको दिखाई दे रहा था, ये वाला फॉर्मूला, NP इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a/2। अगर प्रिज्म बहुत पतला हुआ तो साइन थीटा को लिख दो थीटा। तो देखो एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा जो काम का है, यानी कि NP इक्वल टू, साइन को हटा दूं अगर तो ऊपर बचेगा डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई a/2। 2 ने 2 को मार दिया तो क्या मिला? इस a को इधर भेज दो तो NP इंटू a इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a। तो यहां से आपको डेल्टा मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा
NPA माइनस ए, यानी कि NP-1 इंटू ए। तो कभी अगर पतले प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन पूछ ले तो दैट इज नथिंग बट N-1 इंटू ए सिंपली, यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 मल्टीप्लाइड बाई एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि ऑब्वियसली बहुत छोटा होगा, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, उसके लिए ये फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन NP-1 इंटू ए। आज का क्लास थ्योरी है, लिखते जाओ, न्यूमेरिकल कम है, सारी बकवास चीजें पढ़ानी है आज। बकवास नहीं है बट बकवास ही है, जब तक न्यूमेरिकल नहीं आता है फिजिक्स में मजा कहाँ है। अब इस पे सवाल वाल पूछे तो बता देना, मेरे भरोसे मत रहना। कोई प्रिज्म दे दे, बोले कि इसका ए का जो वैल्यू है मान लो 3 डिग्री है, ठीक है, 3 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा मान लो 1.5 है, तो आपसे बोले बताओ मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है। हेलो, कोई नहीं, फोन आ गया था। तो प्रिज्म दे दे, 3 डिग्री एंगल दे दे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दे, बोले कि बताओ डेल्टा मिनिमम कितना पॉसिबल है, ये प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है। तो कुछ नहीं, N-1 इंटू ए, ये फॉर्मूला याद रहे दिमाग में, यानी कि 1.5 - 1 इंटू 3 डिग्री, तो ये पूर्ण मिला के आ जाएगा 0.5 इंटू 3, कितना हो गया 1.5 डिग्री। तो इतना मिनिमम डेविएशन इस प्रिज्म से ऑब्टेन हो सकता है हमको। तो ये सब बच्चों वाले सवाल अगर आ जाए तो कर देना। इसमें अगर अच्छे सवाल बनाएगा तो क्या बनाएगा, प्रिज्म के साथ मिरर लगा देगा। अब पुरानी बातें नहीं भूलोगे तो सवाल बन जाएंगे, भूल जाओगे तो मुश्किल है। क्या बोलना चाहते हो सर, बता दो, बताते हैं, एक सवाल दे देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सवाल। एक प्रिज्म है, ये एंगल है 4 डिग्री का, ये एंगल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये पतला प्रिज्म है बहुत, और यहां पे एक मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर। एक लाइट रे एंटर किया और इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। हाँ जी, निकालिए। फाइंड नेट डेविएशन। चिंता ये थिन प्रिज्म है भाइयों, थिन प्रिज्म। कितना आएगा, सबसे पहले प्रिज्म से बताओ ना। प्रिज्म से होता है a इंटू म्यू -1 N-1 इंटू ए, तो प्रिज्म से कितना आ गया 1.5 - 1 इंटू 4, हाँ जी 2 डिग्री। प्रिज्म से मिला 2 डिग्री, ये लाइट रे जा रहा था ऐसे, ठीक है ऐसे, लेकिन ये 2 डिग्री से घूम गया, 2 डिग्री से ऐसे चला गया। अब जरा बताओ, ये रहा प्लेन मिरर, ये इसका नॉर्मल, हाँ जी, क्या ये 2 डिग्री है तो ये भी 2 डिग्री होगा? अरे होगा क्या, ये 2 डिग्री तो ये 2 डिग्री, तो बताओ जरा प्लेन मिरर से, प्लेन सरफेस से कितना होता था डेविएशन, याद आ रहा है? फॉर मिरर पाई -2i, तो फॉर मिरर कितना हो जाएगा, फॉर मिरर डेल्टा विल बी 180 - 2i, आई का वैल्यू हो गया 2 डिग्री, तो 180 - 2 इंटू 2, क्या 176 डिग्री आ जाएगा? बोलते नहीं, ये जा रहा था इधर, जा रहा था इधर, लेकिन घूम गया इधर,
ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा नेट जो होगा, डेल्टा नेट दैट इज इक्वल टू 2 डिग्री प्लस 176 डिग्री, हाउ मच, 178 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरह के सवाल बना सकता है प्रिज्म और मिरर को लेके, लेकिन ध्यान रहे थिन प्रिज्म ही आएगा, अगर आएगा तो। अब इसमें और क्या क्या होता है दुनिया में, वापस इस पे आ जाता है तो हाँ, तो लग जाएगा बच्चे, फिर ये वाला एंगल देना पड़ेगा। अगर मान लो ये रे ऐसे आ जाता, लेट अस एज्यूम कि ये रे यहां आ जाता, यहां पे, समझ रहे हो, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाता भाई, ये वाला, मतलब जिस दो सरफेस से वो पास कर रहा है उनके बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे यहां से गया, यहां से निकला, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो यहां से घुसे, यहां से निकल जाए, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक बार फिर प्रिज्म का डेविएशन, अगर ये वाला एंगल पता हो तो, समझ रहे हो ना, तो करते रहना है अगर ऐसा हो रहा है तो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हो जाएगा। अब आ जाओ प्रिज्म के अंदर, अगर TIR और नॉन TIR का केस मान ले, तो थोड़ा और कहानी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करता हूं। इसको मिटाऊं क्या मैं, चलो पैसेंस के साथ बैठना और दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। अब देखो क्या हो रहा है, मान लो कि एक प्रिज्म है, ये तुमसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, इस पे सवाल भी आया हुआ है IIT में एक बार। मान लो कि एक प्रिज्म दे देगा, बोला PQR, ये है इसका एंगल A, आपसे बोला कि यहां से एक लाइट रे गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I था, और इधर रिफ्रैक्ट हुआ। आपको कंडीशन बताना है कि ये जो रे है, ये वाला रे जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि सरफेस PR पे जो पहुंचा, वो TIR शो करे। TIR शो करे मतलब ये रे बाहर ना निकले, प्रिज्म के अंदर ही रह जाए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे देगा म्यू, और इसका क्रिटिकल एंगल दे देगा C। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सवाल है? आपसे बोल रहा है फाइंड द कंडीशन या फिर फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड C, ऐसा होता है, सो दैट द रिफ्रेक्टेड रे ऑन द सरफेस PR डज नॉट कम आउट, या फिर सोज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रे अंदर ही रह जाए। लिखो, ये डायग्राम बनाओ और लिख लो। हाँ हाँ बोल रहा हूं, अरे पहले डायग्राम बनाओ, पहले मैं बोल रहा हूं, डायग्राम बनाओ। तेरे दर्द गीत बन जाएंगे, जिंदा है तो प्याला। लगता है इस बार एग्जाम हो ही जाएगा क्या जेईई का, बहुत जोर शोर से चल रहा है। जेईई हो गया तो नीट भी हो ही जाएगा फिर। एडवांस का भी शुरू हो गया, बढ़िया है। चलो इसी बहाने कोरोना से लड़ने का मौका मिलेगा सबको। चलिए जी शुरू करते हैं कहानी को। सवाल लिखिए, फाइंड द कंडीशन बिटवीन एपेक्स एंगल एंड क्रिटिकल एंगल। फाइंड द कंडीशन बिटवीन एपेक्स एंगल एंड क्रिटिकल एंगल, apex angle and critical angle such that
such that the ray always shows TIR, such that the ray always shows TIR at the surface AR, sorry PR, ये तो एंगल है, such that the ray always shows TIR at the surface PR। इसी सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेंसर से रेयरर तो यहीं जा रहा है, यहां तो रेयरर से डेंसर जा रहा है। such that the ray always shows TIR at the surface PR। लिख लिया सवाल सबने? एक ऑप्टिकल फाइबर वाला सवाल कराया था, याद है? वो पाइप में रे ऐसे 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 रह जाए, वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। देखो थोड़ा सा उसका अगर याद होगा एक्सप्रेशन तो आसान होगा समझने में। मान लो ये इसका नॉर्मल, ये एंगल R1, ये एंगल R2, तो हमको इस सरफेस की बात करनी है बच्चों। इस सरफेस पे TIR शो होना चाहिए। तो इस सरफेस पे TIR होने का कंडीशन क्या था? TIR होता कब था? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। तो इस सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R2 है, यानी कि R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए बच्चों। या फिर ऐसा बोलूं कि R2 का मैक्सिमम वैल्यू, कैसा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। R2 का अगर सबसे बड़ा वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम नहीं, मिनिमम यार, मैक्सिमम मजा नहीं आएगा, मिनिमम। अगर इसका मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम वाला तो ज्यादा होगा ही। यानी कि अगर हमने इस R2 के मिनिमम वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया तो हमें TIR पक्के से मिल जाएगा। सही बात। हमें पता है A इक्वल टू होता है बच्चों R1 प्लस R2, तो R2 का वैल्यू यहां से कितना आ सकता है? A माइनस R1। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट, वही ऑप्टिकल फाइबर वाला। R2 के जगह पे आ गया A माइनस R1 का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन C होना चाहिए। अब A माइनस R1 का मिनिमम, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं A माइनस R1 का मैक्सिमम? कोमा में मत जाना भाई प्लीज, ये पहले भी बता चुका हूं। इसका मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। अरे हाँ बोल दो। बहुत बढ़िया। चलो अब R1 मैक्सिमम कब मिलता था? हमें पता है स्नेल्स लॉ से, जब I मैक्सिमम होगा तो R1 मैक्सिमम होगा। यहां से 1 इंटू साइन I इक्वल टू n इंटू साइन R1, याद आ रहा है? जब I मैक्सिमम होगा तभी तो R1 मैक्सिमम होगा। और I मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री। और जब सोचो I 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा? अरे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या बोलते थे? क्रिटिकल एंगल बोलते थे। ऐसे सोच के देखो ना। तो जब I मैक्स 90 डिग्री हो जाएगा उस समय R1 का मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा और वो और किसी के बराबर नहीं आएगा, C के बराबर आएगा। एक्सप्रेशन लिख के दिखाऊं क्या यार? 1 इंटू साइन 90, यहां पे 1 इंटू साइन 90 इक्वल टू n इंटू साइन R1। तो यहां से देखो ये 1 हो जाएगा तो साइन R1 इक्वल टू 1 बाई n, और साइन C भी तो 1 बाई n होता है, नहीं होता है? यानी कि वहां पे R1 इक्वल टू C नहीं हो जाएगा? तो इसलिए कंफ्यूज ना हो आप, तो ये ध्यान रखो जब I का वैल्यू 90 डिग्री तो R1 मैक्सिमम मिलेगा और वो C के बराबर हो जाएगा। तो R1 का मैक्सिमम वैल्यू C, यानी कि A माइनस C मस्ट बी ग्रेटर देन C, यानी कि कंडीशन जो मिला A मस्ट बी ग्रेटर देन 2C। यानी कि अगर प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा आ जाए तो ये रे बाहर नहीं जाएगा, ये रे हमेशा TIR शो करेगा इस वाले सरफेस पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैक्सिमम बोला? अरे यार यही तो बताया था मैंने, ये लास्ट क्लास ऑप्टिकल फाइबर में भी बताया था बच्चे। चलो देखो कोई नहीं,
सबसे पहले इसके लिए बताओ, इसका क्रिटिकल एंगल अगर C है तो क्या साइन C इक्वल टू 1/μ होगा, छोटा बाई बड़ा, बाहर एयर है और इसका म्यू है। अब यहां पे आ जाओ स्नेल्स लॉ फर्स्ट सरफेस पे, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस। हाँ जी, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, सही बात। जब I बड़ा होगा तो R भी बड़ा होगा। अरे जिसने पूछा वो देखो, जब I बड़ा होगा तो R भी बड़ा होगा, और I बड़ा से बड़ा हो सकता है 90 डिग्री, तो I की जगह 90 रख दूं तो साइन 90 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 मैक्स लिख सकता हूं। बोलते नहीं, जब I सबसे बड़ा तो R सबसे बड़ा, R1 मैक्स। तो जरा ध्यान से देखो, साइन 90 1 बन गया, यानी कि मुझे मिला साइन ऑफ R1 मैक्स किसके बराबर, 1/μ मिला। और अगर इसको और इसको आपस में कंपेयर कर दो, 1/μ बराबर है, तो साइन C इक्वल टू साइन R1 मैक्स, तो C का वैल्यू R1 मैक्स के बराबर नहीं आ गया, यानी कि R1 का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो C के बराबर हो सकता है। तो वही R1 का मैक्सिमम वैल्यू यहां रख दिया C, फिर C को RHS भेजा तो A ग्रेटर देन 2C आ गया। तो दिस इज द कंडीशन। बेसिकली ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर प्रिज्म का एंगल क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा हुआ तो रे इस सरफेस पे TIR शो करेगा। नोट करें, A ग्रेटर देन 2C, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। नीट का एडमिट कार्ड आ गया ना सबका, ड्रॉपर वालों? JEE आ गया, नीट भी आ गया शायद एडमिट कार्ड। देखते हैं क्या होता है। लिख लिए? सबका हो गया? हाँ, अभी अब दूसरा सवाल लिखो। इसी में एक और सवाल पूछता है, क्या पूछेगा? सब कुछ सेम, डायग्राम वायग्राम फिर से बनाना है। सवाल पूछेगा कि फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड C सो दैट रे ऑलवेज कम्स आउट, या फिर रे डज नॉट शो TIR एट द सरफेस PR, यानी कि यहां से हमेशा बाहर निकल जाए, अंदर कभी जाए ही नहीं। तो डायग्राम बनाओ फिर से, यही डायग्राम एंड TIR के लिए बच्चे डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर जाता है तभी तो नॉर्मल से दूर भागता है, तभी तो चांस है कि वापस उस मीडियम में आए। पुरानी बातें भूले नहीं, कृपया रिवाइज करते रहें, वरना ऑप्टिक्स का मजा खराब हो जाएगा। जितना मजा लग रहा है अभी तुमको, मजा आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा, भूल जाओगे तो। चलो इधर आओ, फिर से बोलूं सवाल? अरे बोलूं क्या? फाइंड रिलेशन बिटवीन, वही सवाल है, फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड C, A एंड C so that ray always crosses the surface PR, so that ray always crosses the surface PR।
so that ray always crosses the surface PR, so that the ray always crosses the surface PR. अरे हो गया। अच्छा, इस बार क्या कंडीशन होना चाहिए बच्चों? रे को हमेशा बाहर भेजना है, यानी कि रे TIR नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं कि इस बार R2 का वैल्यू, क्या बोलते हो, C से छोटा या बड़ा? नहीं होगा ऐसा। इसमें एक और कहानी आएगा, बीच बीच में एक और कहानी आएगा ना। अभी देखो तो बहुत मजेदार चीज है, समझने की कोशिश करो खाली। हम तो इतना जानते हैं कि R2 का वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए तो रे बाहर जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा इज्जत से। R2 का अगर मैक्सिमम वैल्यू C से कम हो जाए, मैक्सिमम या मिनिमम, R2 का अगर सबसे बड़ा वैल्यू C से कम हो गया तो छोटा वाला भी कम ही होगा। तो अगर ये C से कम हो गया तो रे हमेशा बाहर जाएगा। अब R2 का वैल्यू कितना होता है? A-R1। तो R2 के जगह पे लिखा A-R1 का मैक्सिमम वैल्यू अगर C से छोटा हो गया तो रे बाहर चला जाएगा। अब A-R1 मैक्सिमम होना चाहिए, तो क्या मैं इसको लिखूं A-R1 का मिनिमम वैल्यू C से छोटा। अब R1 मिनिमम कब मिलेगा? अब मेन सवाल तो ये है कि R1 का मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है? जब I मिनिमम होगा। अरे R1 मिनिमम कब होगा? व्हेन I मिनिमम होगा। और I मिनिमम कितना होता है बच्चों? I मिनिमम कितना हो सकता है? 0। अब जरा सोचो, अगर I 0 हो जाए तो R1 कितना हो जाएगा? है क्या हुआ? है ना? अगर I मिनिमम हो जाए, 0 हो जाए अगर, तो यानी कि लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाएगा, और नॉर्मल के अलोंग जाएगा तो नॉर्मल के अलोंग बाहर निकलेगा। तो उस कंडीशन में I भी 0 होगा और R1 भी कितना होगा? 0। यानी कि R1 का मिनिमम वैल्यू बच्चों 0। समझ में आ रहा है बात? तो यहां अगर R1 मिनिमम 0 रख दूं तो A का वैल्यू देखो तो लेस देन C आ जाएगा। यानी कि अगर प्रिज्म एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ तो रे हमेशा बाहर जाएगा। तो देखो, उसके पहले वाले में रिजल्ट आया था A ग्रेटर देन 2C, यही आया था ना। इसमें रिजल्ट आया A लेस देन C, तो बीच में क्या हुआ? जब C से 2C के बीच में होगा तो क्या होगा? उसमें दोनों होता है, दोनों होगा उसमें, बिल्कुल। अब वो दोनों कंडीशन भी हमको पढ़ना है, पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। R1 मिनिमम तब होगा जब I मिनिमम होगा। I मिनिमम हो सकता है 0, तो R भी 0 हो जाएगा। तो R1 का मिनिमम वैल्यू 0, देयरफॉर A मस्ट बी लेस देन C। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। मिटाऊं? अब देखो, तीसरा सवाल इसमें जो बनता है वो क्या बनेगा? पता लग गया कि A C से छोटा तो नो TIR, A लेस देन C
नो TIR, A greater than 2C, TIR ऑलवेज। तो जो तीसरा केस बनता है कि अगर A का वैल्यू C से 2C के बीच में हुआ तो क्या होगा, एक्सप्लेन करें। तो देखो दोनों कंडीशन होता है। अब इसमें दो कंडीशन लेके मैं आपको समझा देता हूं कहानी को कैसे कैसे हो सकता है। आंसर तो यही होगा कि इसमें TIR भी होगा और नो TIR भी होगा, आंसर इसका यही हो जाएगा। लेकिन कब क्या होगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखो इसका केस 1 बोर्ड पे देखते रहना। केस 1, अगर इंसिडेंस जो है नॉर्मल के लॉन्ग हुआ, यानी कि अगर आई का वैल्यू 0 हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस आई का वैल्यू 0, तो हमें पता है तो अगर नॉर्मल हुआ तो ये रे सीधा यहां चला जाएगा। तो अगर आई का वैल्यू 0 हुआ तो क्या R1 भी 0 होगा बच्चों? बोलते नहीं। अगर I 0 होगा तो R1 भी 0 होगा, और हमें पता है A इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 होता है। अगर R1 0 हो जाए तो R2 का वैल्यू क्या A के बराबर हो गया? अब सोचो R2 जो है, R2 वो A के बराबर हो गया, और पहले ही पता है हमको A का वैल्यू C से बड़ा है, यानी कि सेकेंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया वो A के बराबर, और यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो TIR होगा कि नहीं होगा? होगा TIR। तो ये केस वो है जिसमें TIR होगा। अब एक और केस सोच के देखो, केस 2। मान लो कि इस बार आई का वैल्यू 90 डिग्री लेता हूं, यानी कि रे ऐसे गया, ये नॉर्मल था, आई का वैल्यू 90 डिग्री। अगर आई का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो हम जानते हैं कि R1 का वैल्यू C के बराबर हो जाता था। अरे पहला केस, अगर I 90 तो R1 C के बराबर होता था, और A का वैल्यू होता है R1 प्लस R2। अगर R1 के जगह C रख दूं तो A इक्वल टू C प्लस R2, यानी कि R2 का वैल्यू कितना आ गया? A माइनस C। यानी कि सेकेंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है दैट इज A माइनस C। A माइनस C ध्यान से देखो तो क्या क्या कहां पे आएगा? A माइनस C का वैल्यू क्या 2C से छोटा आएगा, C से बड़ा आएगा? ऐसे सोचो ना, यहां पे हमको पता है A का वैल्यू 2C से छोटा है। वी नो A इज लेस देन 2C, ये कंडीशन हम जानते हैं। दोनों तरफ C माइनस कर दूं तो A माइनस C लेस देन 2C माइनस C, यानी कि C, और A माइनस C R2 के बराबर है, तो क्या R2 लेस देन C आ जाएगा? और अगर R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस पे क्रिटिकल एंगल से छोटा आया तो TIR होगा कि नहीं होगा? नो TIR। ये सब आपको नहीं बताना है, आपको तो बस ये बताना होगा कि अगर जैसे ही आपको दिखे कि A का वैल्यू C से 2C के बीच में लाई करेगा तो भैया TIR होगा भी और TIR नहीं भी होगा। लेकिन अगर A का वैल्यू C से छोटा हुआ तो TIR नहीं होगा, और अगर A का वैल्यू 2C से बड़ा आया तो हमेशा TIR होगा, रे बाहर नहीं निकलेगा सेकेंड सरफेस से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा भारी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सब में। भारी लग रहा है क्या? कोई नहीं, एक बार फिर से पढ़ना आज क्लास के बाद। मैं खुद बोल रहा हूं, आज क्लास के बाद एक बार वापस से सब कुछ रिवाइज करना। अभी समझ में आ भी जाएगा तो बाद में इसको भूल जाओगे तुम, ये ऐसा टॉपिक है। ठीक है, कोशिश कर दूंगा मैं। अच्छा, कल फिर से क्लास है। खैर कोई नहीं, हम लोग ऑप्टिक्स को खत्म करने के कगार पे हैं। अब लेंस बचा हुआ है, एक बार प्रिज्म खत्म हो जाए तो फिर लेंस का कहानी पढ़ा जाए। इसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ोगे तुम लोग? पता नहीं, जो बोलोगे पढ़ा देंगे, अपना क्या है।
वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। मिटाएं तो याद रहे इस वाले कंडीशन में बोथ ऐसे लिख लेना, और ये तीन याद रखें आप। और क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है भाई, साइन सी इक्वल टू 1/μ। तो म्यू दे देता है, क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट नहीं देता है, म्यू दे देगा, ए दे देगा, बोलेगा बताओ क्या होगा सेकंड सरफेस पे, TIR होगा, नहीं होगा, दोनों होगा। अभी तो तुमको प्रिज्म में ये पढ़ाए नहीं, 7 रंगों में तुम्हें टूटना है अभी लाइट को। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्सन। अच्छा लाइट रे क्यों टूट जाता है यार 7 रंग में? अभी तक जो हम ले रहे हैं लाइट वो टूट क्यों नहीं रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। बहुत बढ़िया बच्चे, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट ले रहे हैं हम लोग। चलो जी, अब देखो छोटे छोटे सवाल, बस आपको ये तीनों में से बताना है क्या होगा। हाँ, TIR होगा नहीं होगा। n का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 70 डिग्री है। चलो बताओ, एक प्रिज्म दिया है PQR, ये a है, n का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 70 डिग्री है। आपको सब सवाल में एक ही चीज पूछ रहा हूं मैं, इस PR पे क्या होगा? हाँ जी, तो सबसे पहला काम होता है बच्चों क्रिटिकल एंगल निकालना। कौन सा एंगल निकालना? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, साइन सी इक्वल टू, अगर बाहर एयर है तो 1/μ यानी कि 1/2। तो सी का वैल्यू क्या 30 डिग्री आ जाएगा? क्या लग रहा है तुमको, कौन सा कंडीशन तीनों में से सही है? ए लेस देन सी है क्या? गलत। क्या ए ग्रेटर देन 2C है क्या? यस यस यस, ए ग्रेटर देन 2C। तो क्या होगा? TIR। बस चलो फटाफट करके दिखा दो। अगर हम ले लेते हैं n का वैल्यू √2 और a का वैल्यू 60 डिग्री, बताओ। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, सब ये गजल हैं सनम। गैरों की शेरों को सुनने वाले, हमको है तेरी। दोनों होगा बच्चे, है ना? सबको पता लग रहा है क्या? साइन सी इक्वल टू 1/√2, तो ऐसा लगता है जैसे क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। ए लेस देन सी है क्या? गलत। ए ग्रेटर देन 2C है क्या? नहीं, 2C 90 डिग्री हो जाएगा। गलत। तो पक्का यही होगा, चेक करो। C से लेके ए का वैल्यू 2C के बीच में, ए का वैल्यू था 60, C का वैल्यू है 45 और ये आ जाएगा 90, है कि नहीं? तो दोनों दोनों होगा, बोथ केस पॉसिबल। एक और बताओ, अगर n का वैल्यू कितना दे दूं, √2 और a का वैल्यू 30 डिग्री, तो क्या होगा? n का वैल्यू √2 और a का वैल्यू 30 डिग्री, देन क्या होगा? नो TIR। आज एक और क्लास है ना यार, अभी
अरे मैथ वालों, कितना बजे से? एक बजे से? ओहो, चलो जी। तो यहां भी सी का वैल्यू 45 मिला होगा सबको, और सी 45, तो क्या लग रहा है, ए का वैल्यू लेस देन सी है इस बार, यानी कि नो टीआईआर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो पहले पूछो, अगर कुछ है तो। और इसके बाद हेडिंग लगा लो डिस्पर्सन, आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। अब डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर, कोई दिक्कत किसी को यहां तक?